गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने जियोग्राफी में फर्स्ट जो बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का अपना 7वां चैप्टर चल रहा था और चैप्टर का नाम है भैया अपने तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इसकी अपने एक क्लास हो चुकी है, आज अपने चर्चा करेंगे सेकंड क्लास की। देखो भैया, अपने इसमें पढ़ रहे थे तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार, मतलब जो तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है, उनके प्रकारों की अपने चर्चा कर रहे थे और प्रकारों में अपने व्यापार, वाणिज्य और परिवहन जो है इनके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। मतलब व्यापार के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, परिवहन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपने बात करेंगे संचार और सेवाएं, इनके ऊपर अपने आज की क्लास में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया संचार। देखो संचार क्या होता है, किसे कहते हैं संचार। सीधा सा मतलब तो अगर अपने एक साधारण शब्दों में परिभाषा दे तो अपने कहे कि विचारों का आदान प्रदान होना, वही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन या आदान प्रदान, यही क्या है, संचार है। लेकिन अगर अपने बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो भैया शब्द के साथ साथ शब्द है, संदेश है या तथ्य है या विचार है, इनका क्या होना, प्रेषण होना। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर आना, मतलब आदान प्रदान होना, वही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो गई, अपने शब्द, कोई संदेश है, कोई तथ्य है, आपका कोई विचार है, कोई राय है, उसका क्या होना, प्रेषण होना या संप्रेषण होना, वही क्या है, संचार है। अब देखो संचार के साधनों की बात करें भैया कि ये संचार जो है वो किस माध्यम से होता है। तो संचार जो है वो प्राचीन समय में अपने देखे तो हाथ के माध्यम से भी होता था, ठीक है। आप एक चिट्ठी ले जाकर किसी दूसरे व्यक्ति को हाथों से चिट्ठी देते थे या हाथों से अपने विचारों को, हाव भाव को प्रकट करते हैं, उससे भी संचार होता है। पशुओं के माध्यम से भी होता था, पशु पक्षी वगैरह है, जैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा, अपने जो पालतू पशु है, कुत्ता वगैरह है या कोई पक्षी वगैरह है, जैसे कबूतर वगैरह है, ये कुछ ऐसे पक्षी होते थे जिनके माध्यम से भी क्या होता था, संचार होता था। इसके अलावा नाव है, सड़क है, रेल है तथा वायु परिवहन है, ये क्या है भैया, संचार के प्रमुख साधन है। इनके माध्यम से क्या होता है, अपने शब्द, संदेश, तथ्य और विचारों का क्या होता है, प्रेषण होता है या इनके माध्यम से संचार होता है। परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा ध्यान रखना भैया, कई बार पूछ सकते हैं कि संचार पथ किसे कहा जाता है। मतलब परिवहन के सभी रूप जिनके माध्यम से क्या होता है भैया, विचारों का आदान प्रदान होता है, लोगों का आदान प्रदान होता है, आवागमन होता है, वह क्या कहलाता है, अपने संचार पथ कहलाता है। मतलब परिवहन के ऐसे साधन जिनके माध्यम से संचार का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, संचार पथ कहते हैं। तो ये सभी क्या है भैया, अपने संचार पथ है। क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से क्या हो रहा है, संचार का आदान प्रदान हो रहा है, संचार का प्रेषण हो रहा है। क्लियर है। आगे बात करते हैं भैया, मोबाइल दूरभाष उपकरणों ने संचार को परिवहन से क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। मतलब ये तो प्राचीन समय में थे भैया, ये संचार के जो साधन थे, परिवहन थे, ये तो प्राचीन समय में थे। लेकिन वर्तमान समय इनमें किन्होंने ले ली है, इनकी जगह मोबाइल फोन है, दूरभाष है, उपग्रह है, इन्होंने क्या किया, संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया। मतलब मोबाइल सबसे बेस्ट है। मोबाइल आने के बाद में भैया अन्य जो जितने भी संचार के साधन थे उनकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। पहले भैया अपने चिट्ठी भेजते थे, 8 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग जाते थे चिट्ठी जाने में। आज अपने कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कोई भी बात करनी हो, बस फोन निकाला, 2 मिनट में अपने बात हो गई, ठीक है। तो वर्तमान समय में इन संचार के साधनों का महत्व घट गया है। क्यों? क्योंकि मोबाइल वगैरह, इंटरनेट वगैरह, इनका विकास होने से ये जो संचार के जो प्राचीन साधन है इनकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। यहां पे आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भैया वर्तमान समय में संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं या प्रमुख महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, तो मोबाइल फोन, ठीक है। जन संचार माध्यम, जन संचार मतलब जन का मतलब भैया जनता, जनता के मध्य संचार के माध्यम कौन कौन से हैं भैया। तो जन संचार के माध्यम में अपने रेडियो और दूरदर्शन, इनके द्वारा क्या होता है भैया, इनके द्वारा विज्ञापन किया जाता है और मनोरंजन किया जाता है। ये कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई 2 जन संचार के माध्यम बताइए, तो रेडियो और दूरदर्शन।
इसके अलावा यह संचार का मुद्रित माध्यम, मुद्रित माध्यम मतलब जिसको छापा जाता है, तो वह कौन सा हो गया, अपने समाचार पत्र या प्रेस। ये सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको अपने ध्यान रखना है। जनसंचार के माध्यम पूछ ले, मतलब जिसे सारी जनता में संचार होता है, जैसे प्राचीन समय में अपने रेडियो था, दूरदर्शन, टेलीविजन वगैरह था, उन्हीं से तो क्या होता था भैया, समाचार होते थे। पहले के समय में आपने देखा होगा कि अपने जो न्यूज, ये सॉरी, दूरदर्शन पर अपने न्यूज आती थी, उसके माध्यम से अपने पता चलता था कि देश विदेश में क्या घटनाएं घट रही है, तो वो क्या था, जनसंचार का माध्यम था। यहां पे है मुद्रित जनसंचार का माध्यम पूछ ले, तो वह कौन सा हो गया, समाचार पत्र या प्रेस। इंटरनेट भैया, वैश्विक संचार तंत्र में इसने क्या ला दी है, क्रांति ला दी है। मतलब वर्तमान समय में संचार का जो सबसे मेन महत्वपूर्ण उपयोगी जो साधन है वो कौन सा है भैया, इंटरनेट है। इंटरनेट का मतलब अपने एक प्रकार से एक नेटवर्क का वह जाल जो सभी कंप्यूटर्स को आपस में क्या करता है, जोड़ता है या आपस में जोड़कर रखता है, उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। अमेरिका में इसका आविष्कार हुआ था। तो यह है भैया अपने क्या, संचार। तो अपने तृतीय क्रियाकलापों के प्रकारों की बात करें तो उसमें व्यापार अपने पढ़ चुके हैं, परिवहन अपने पढ़ चुके हैं, और तीसरा अपने संचार पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं भैया सेवाएं। सेवाएं क्या होती है भैया, सेवाएं जैसे देखो, सेवा का मतलब अपने, जैसे मैं आपको कह दूं कि भैया मेरे थोड़ा सा काम है, आप आके मेरी हेल्प करो, तो उसी को भी अपने सेवा कहेंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी एक क्या हो गई, सेवा हो गई। ठीक है, आप किसी की सहायता कर रहे हो, किसी की देखभाल कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, वह भी क्या हो गई, सेवा हो गई। आप नौकरी कर रहे हो भैया, वह भी क्या है, सेवा है। या आप किसी के लिए कोई कार्य की व्यवस्था कर रहे हो, तो वह भी क्या है, सेवा है। कहने का मतलब देखभाल करना, मदद करना, सहायता करना, नौकरी करना, एक प्रकार से व्यवस्था करना, ये सभी क्या है, सेवाएं हैं। एक डॉक्टर जो है वो अस्पताल में सेवा दे रहा है, एक अध्यापक जो है वो विद्यालय में सेवा दे रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सेवाएं है। तो भैया ये सेवाएं जो होती है लोगों और उद्योगों दोनों को उपलब्ध होती है। जैसे अपने कौन सी सेवा, परिवहन सेवा। परिवहन जो है भैया अपने लोगों के लिए भी उपयोगी है, लोगों का आवागमन इसी के माध्यम से होता है, प्लस साथ ही साथ में किसके लिए भी उपयोगी है, उद्योगों के लिए भी उपयोगी है। अपने वस्तु को या सामान का आदान प्रदान करने के लिए, लाने ले जाने के लिए, आयात निर्यात करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, परिवहन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब बात करते हैं भैया सेवा के प्रकार। देखो सेवाएं जो होती है उनको मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली आती है निम्न स्तरीय या शारीरिक श्रम सेवा। निम्न स्तरीय सेवा। दूसरी कौन सी है, उच्च स्तरीय सेवा। ये निम्न स्तरीय सेवा है ना भैया, इसी को शारीरिक श्रम सेवा भी कहते हैं। और उच्च स्तरीय जो सेवा है इसको बोलते हैं मानसिक श्रम सेवा। अब इसको शारीरिक और इसको मानसिक क्यों बोलते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सेवाएं दो प्रकार की हो गई। पहले बात करते हैं अपने निम्न स्तरीय सेवाओं की। निम्न स्तरीय सेवाएं कौन सी भैया, अपने जैसे दुकान है, कोई धोबी घाट है, कोई माली है, कोई नाई है, इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो किस में आएंगे, निम्न स्तरीय सेवाओं में आएंगे। ठीक है, अब ये लोग है भैया, कोई दुकानदार है, कोई धोबी घाट पे धोबी है, कोई माली है, कोई नाई है, ये लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, इसलिए इनकी सेवा को अपने क्या कहा जाता है, शारीरिक श्रम सेवा कहा जाता है। मतलब इसमें जो सेवाएं आएगी ना उसमें क्या किया जाता है, शारीरिक श्रम ज्यादा किया जाता है, इसलिए इसको अपने शारीरिक श्रम सेवा कहते हैं। अब देखो भैया यहां पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो संगठित क्षेत्र के व्यक्ति नहीं है। संगठित मतलब सरकारी क्षेत्र के अकॉर्डिंग नहीं है वो। ठीक है, ये कैसे हो गए, असंगठित क्षेत्र होता है ये कैसा क्षेत्र होता है, असंगठित क्षेत्र होता है। यहां पर काम के, रोजगार के घंटे निश्चित नहीं होते, वेतन वगैरह निश्चित नहीं होता है। यहां काम तो कैसा होता है, ज्यादा होता है, और वेतन क्या मिलता है भैया, कम मिलता है। ये सेवाएं कौन सी हो गई, अपने निम्न स्तरीय। अब बात करते हैं इसका उल्टा कर दो, उच्च स्तरीय सेवाएं। उच्च स्तरीय सेवाएं कौन सी होगी, जैसे भैया कोई लेखाकार है, कोई परामर्शदाता है, कोई टीचर है,
कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई संगीतकार है, इनकी जो सेवाएं होगी वो उच्च स्तरीय सेवाएं होगी। और इनको भैया अपने मानसिक श्रम सेवा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये जो है वो कहाँ से कमा कर खाते हैं? दिमाग से कमा कर खाते हैं। हार्ड नहीं फोड़ते, मेहनत नहीं करते, जी तोड़ मेहनत नहीं करते। ये क्या करते हैं भैया? पहले भारी परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, काफी मेहनत करते हैं और एक अच्छे पद पर पहुंचने के पश्चात ये अच्छी वेतन, अच्छा पेमेंट प्राप्त करते हैं। तो इन्होंने कैसा परिश्रम किया था? मानसिक श्रम किया था, इसलिए इनकी सेवा कैसी हो गई? मानसिक। ये कैसा करते भैया? शारीरिक परिश्रम करते, ये मेहनत करते हैं, जी जान पसीना बहाते, तो इनकी कैसी हो गई? शारीरिक। अब सीधी सी बात है, इसमें अपने लेखाकार, अरे एक अध्यापक है, अपने टीचर है, जैसे मान लो अपने क्या करते हैं? स्कूल में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा थोड़ी अपने पसीने में वहां पे धूप में काम कर रहे हैं, एक प्रकार से भारी भरकम काम कर रहे हैं। अपने क्या कर रहे हैं? दिमाग से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अपने मेहनत की, अपने मानसिक, अपनी जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग अपने क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर है भैया, डॉक्टर भी क्या करता है? यही तो करता है। अस्पताल है, उसका आलीशान अस्पताल है, अस्पताल में बैठा आराम से अपनी मानसिक योग्यता के आधार पर वो क्या कर रहा है? बच्चों, अपने पेशेंट का इलाज कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की सेवाएं कौन सी होगी? मानसिक श्रम सेवा होगी। अब यहां पर वेतन कम होगा या ज्यादा होगा? यहां पर वेतन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये मानसिक श्रम ज्यादा करते हैं, इसलिए इसको मानसिक श्रम सेवा कहते हैं। यह एक प्रकार से संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें वेतन जो है वो अधिक मिलता है और श्रम कम किया जाता है, मतलब शारीरिक श्रम इसमें कम होता है। क्लियर है? अब यहां पर एक क्वेश्चन ध्यान रखना भैया, विकसित देशों में 75% से अधिक लोग जो है वो कौन से क्षेत्र में है? सेवा क्षेत्र में है। भैया अपने दो तरह के देश मान ले, एक तो विकसित और एक विकासशील। विकसित देशों में जैसे अपने अमेरिका, तो भैया जो विकसित देश है वहां पे 75% जो लोग हैं या 75% से ज्यादा जो लोग हैं वो कौन से क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। जबकि अपने विकासशील देशों की या अल्प विकसित देशों की बात करें तो वहां पर मात्र कितने परसेंट? 10% लोग जो है वो सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। 75% की अगर अपने उदाहरण की बात करें तो भैया अपने कौन सा हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया कुछ सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए उदाहरणों के अंतर्गत, और उसमें सबसे पहले अपने बात करेंगे किसकी? पर्यटन की। पर्यटन देखो भैया ध्यान रखना कौन सा क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है यह गतिविधि भी। ठीक है, पर्यटन अपने बोल दो या टूरिज्म बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। पर्यटन क्या होता है भैया? पर्यटन अगर अपने को कहे कि किसे कहते हैं तो देखो अपने कह सकते हैं कि थोड़ी शादी का माहौल है पास में, थोड़ा गेट अपने ऑफ कर लेते हैं। हाँ, तो भैया अपने बात कर रहे हैं, एक थोड़ी सी लाइट ऑन कर लूं। पर्यटन की बात करें भैया, पर्यटन किसे कहते हैं? पर्यटन का सीधा सा अगर अपने अर्थ निकाले तो अपने कहते हैं कि घूमना, एंजॉय करना, किसी स्थान पर जाकर एंजॉयमेंट करना, मनोरंजन करना, वही क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है, सीधी सीधी भाषा में। ठीक है, अगर अपने एक्चुअल परिभाषा की बात करें तो भैया एक यात्रा जो व्यापार की बजाय, मतलब व्यापार के लिए नहीं की जाती है, किस लिए की जाती है? मनोरंजन या प्रमोद के लिए, एंजॉयमेंट के लिए जो यात्रा की जाती है वह क्या कहलाती है? पर्यटन कहलाती है। मतलब इसमें उद्देश्य जो है वो क्या करना नहीं है? व्यापार नहीं करना है। यहां पर जितनी भी यात्राएं हो रही है भैया वो सब यात्राएं जो है वो किसी न किसी प्रकार से अपने मेहनत या पैसों के लिए हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो यात्रा हो रही है वो व्यापार के उद्देश्य से ना होकर किसके उद्देश्य से हो रही है? एक मनोरंजन के उद्देश्य से, एक प्रमोद के उद्देश्य से, एक घूमने फिरने के, एक एंजॉयमेंट के उद्देश्य से हो रही है। तो अपने परिभाषा दे सकते हैं, एक यात्रा जो व्यापार के बजाय मनोरंजन या प्रमोद के लिए की जाती है वह क्या कहलाती है? पर्यटन या टूरिज्म कहलाती है। और यह कौन से क्रियाकलाप का उदाहरण है भैया? तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। इसके बाद में चर्चा करते हैं भैया विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप जो है वो यही है अपने कौन सा? पर्यटन है। क्यों? क्योंकि जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद, इसमें इसका योगदान जो है वो कितना है? लगभग 40% योगदान है। भैया आपको पता हो अपने पर्यटन पर घूमने जाएंगे तो क्या घूमने से किसी एक क्षेत्र को फायदा हो रहा है क्या? इसका योगदान इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें सभी क्षेत्रों को फायदा होता है। अरे जैसे मान लो अपने गोवा का प्रोग्राम बना लिया घूमने का,
तो ठीक है, अब गोवा जाने के लिए अपने को परिवहन की आवश्यकता होगी, गाड़ी का खर्चा लगेगा, गाड़ी वाले की कमाई होगी, अपने वहाँ होटल वाले की कमाई होगी, अपने जो छोटी मोटी दुकानें वहाँ पर लगा के बैठते हैं, फुटकर विक्रेता होते हैं, उनकी कमाई होगी, अपने जो होटल है, रेस्टोरेंट वगैरह है, जो ढाबे वाले हैं, उनकी कमाई होगी या नहीं होगी। इसीलिए भैया इसका योगदान जो है वो जीडीपी में 40% के लगभग है। अब देखो भैया, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो दो कारक है भैया, एक तो है मांग और दूसरा है परिवहन। मतलब पर्यटन मुख्य रूप से इन्हीं के ऊपर प्रभावित होता है। मांग मतलब अवकाश की मांग, अवकाश की मांग मतलब एक प्रकार से जैसे अपने पर्यटन के लिए भैया कब जाते हैं, जब उसकी मांग होती है, आपके पास में अवकाश होता है। जैसे अपने मान लो छुट्टी हो गई, कई बार अपने घर पे भी देखते होगे छुट्टी की सर्दियों की छुट्टी आ गई मान लो, तो सर्दियों की छुट्टियों में मान लो अपने घर वाले है या बच्चे हैं या माता पिता है, अपने कहीं ना कहीं घूमने का क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो पर्यटन को पहला प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो गया, मांग। और दूसरा कौन सा भैया, परिवहन। परिवहन जो है उस पर भी पर्यटन डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि भैया अपने जब भी कहीं घूमने जाएंगे तो अपने ये देखेंगे कि यार वहां जाने का साधन क्या है, और ऐसा कोई साधन है क्या जिससे हमें जाने में कम से कम समय लगे। अब जैसे मान लो अपने 2 दिन की छुट्टी आ गई, अपने गोवा का टूर बना लिया, अब गोवा बस में जाएंगे तो 2 दिन तो अपने जाने के लगे, कहां से घूमेंगे। तो अब परिवहन का सस्ता साधन देखेंगे अपने, तो क्या देखेंगे, अपने यहां से मान लो प्लेन कर लेंगे, प्लेन में जाएंगे, फ्लाइट से चले जाए, फ्लाइट से अपने 2 या 3 घंटे में गोवा पहुंच जाएंगे, आराम से एंजॉयमेंट कर लिया, 2 दिन अपने वहां पे घूम लिया, जैसे अपनी छुट्टियां पूरी हुई उसके पहले दिन अपने वापस आ गए नाइट तक। ठीक है, तो ये परिवहन जो है वो भी पर्यटन को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब बात करते हैं भैया पर्यटन या पर्यटक को आकर्षित करने वाले कारक। मतलब पर्यटक जो है या पर्यटन जो है, इनको कौन से कारक आकर्षित करते हैं, मतलब व्यक्ति ज्यादा कहां पर जाता है, ऐसे कौन से कारक है जो पर्यटन को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। जैसे भैया अपने बात करें, आज राजस्थान की बात करें, राजस्थान में अगर आपको कोई पूछ ले कि आप कहां घूमना पसंद करोगे राजस्थान के, ओनली राजस्थान के, तो अपने ज्यादातर का जो जवाब होगा वो यही होगा सर, माउंट आबू है, उदयपुर है, चित्तौड़ है, राजसमंद है, जयपुर है, अजमेर है, यही जगह है। आप में से कोई ये नहीं कहेगा कि सर मैं जैसलमेर के अंदर घूम के आऊंगा। हालांकि जैसलमेर में भी सम वगैरह देखने लायक है, लेकिन बाई चांस ही आप में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि गुरुजी मैं धौलपुर घूम के आऊंगा। ठीक है, कोई भी ये नहीं कहेगा मैं झालावाड़ घूम के आऊंगा, बारां घूम के आऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इस प्रकार की एक अनुकूल दशाएं नहीं है, आपको आकर्षित करने वाली वहां पर वो चीजें नहीं है जो आपको आकर्षित करे। आप भैया माउंट आबू जाओ, पहाड़ी क्षेत्र है, सुहावना मौसम है, आपको पता है एंजॉय होगा वहां पे। उदयपुर है भैया, झीलों की नगरी है, काफी झीलें हैं वहां पर, अपने अच्छे अच्छे गार्डन्स है, अपने ऐतिहासिक स्थल है वहां पर। ठीक है, तो ऐसे अपने कौन कौन से कारक हैं जो पर्यटकों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो कारक आता है भैया वो कौन सा आता है, जलवायु। ठीक है, जलवायु की अपने चर्चा करते हैं भैया। पर्यटकों को आकर्षित करने में पहला कारक कौन सा हो गया भैया, जलवायु। मतलब मौसम, कि किसी स्थान का जो मौसम होता है भैया वो भी क्या करता है, पर्यटकों को आकर्षित करता है। अरे जैसे मान लो राजस्थान में गर्मी का मौसम हो गया, भयंकर गर्मी हो गई, तो अपने कहां पर जाएंगे, जहां पे ठंड वगैरह होगी, गर्मी कम होगी, बर्फीला जो क्षेत्र होगा वहां पर जाएंगे, या जहां का मौसम सुहावना होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। या अपने कई बार देखते हैं गर्मियों के मौसम में लोग ठंडे स्थानों पर जाते हैं, बर्फ वाले स्थानों पर जाते हैं, और सर्दियों के मौसम में अपने गर्मी वाले स्थानों पर जाते हैं। तो ये जलवायु जो है वो भी क्या करती है, पर्यटन को आकर्षित करती है। दूसरा पॉइंट भैया अपने भूदृश्य। भूदृश्य का मतलब वहां पर देखने लायक, वहां की धरती पर, धरातल पर देखने लायक क्या है, कोई स्थल जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जैसे मान लो माउंट आबू जाते हैं भैया लोग, माउंट आबू क्यों जाते हैं, माउंट आबू में से क्या है, लेकिन वो हिल स्टेशन है, पर्वत है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भूदृश्य हो गया। उदयपुर क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर झीलें हैं। अपने समुद्री तट, गुजरात की साइड में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर समुद्री तट है। तो भूदृश्य मतलब पर्वतें, झीलें वगैरह, समुद्री तट वगैरह, ये भी क्या करते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तीसरा भैया इतिहास एवं कला। मतलब जिस स्थान पे आप जा रहे हो उसका इतिहास कैसा है, वहां पर किले, गढ़ वगैरह, महल मंदिर वगैरह, गिरजाघर वगैरह, सभ्यताएं वगैरह जो है वो भी क्या करती है, पर्यटकों को आकर्षित करती है। लोग क्या देखते हैं भैया, या तो ऐतिहासिक स्थल देखते हैं या सांस्कृतिक स्थल देखते हैं, यही तो देखते हैं ना। तो अपने जहां पर जैसे उदयपुर है, जयपुर है, जयपुर में क्या है भैया, गढ़ है, महल है, किले वगैरह, यही तो देखते हैं लोग। ठीक है, उदयपुर में क्या है, झीलें वगैरह है, वहां पे भी किले वगैरह है। तो ये लोग जो है वो इतिहास से संबंधित जो जगह होती है वो भी अपने पर्यटकों को क्या करती है, आकर्षित
करती है। इसके अलावा यह संस्कृति और अर्थव्यवस्था, संस्कृति और अर्थव्यवस्था मतलब लोग जो है भैया किसी क्षेत्र की संस्कृति, उसकी रीति रिवाज या प्रथाएं जो है वो भी लोगों को क्या करती है, आकर्षित करती है। और लोग जब घूमने के लिए जाते हैं तो वहीं पर उनके घर में रहते हैं। घर में रहने से क्या होता है, उन लोगों को भी एक प्रकार से फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पर कुछ इनकम हो जाती है। जैसे गोवा की बात करें भैया, गोवा में अपने हेरिटेज होम्स है। कर्नाटक की अपने बात करें, कर्नाटक में अपने मेडिकेरे और कुर्ग है। तो ये इस प्रकार से कहने का मतलब हो गया कि किसी स्थान विशेष की जो संस्कृति है, ठीक है, वह संस्कृति जो है वो भी पर्यटन को क्या करती है, आकर्षित करती है। लोग जो है उस संस्कृति के बारे में, वहाँ के रीति रिवाजों, वहाँ के प्रथाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब यह एक पॉइंट और आता है अपने पर्यटन में, चिकित्सा पर्यटन। देखो इसमें क्या पर्यटन में क्या होता है, एंजॉयमेंट, ओनली एंजॉय के लिए जा रहे हैं। चिकित्सा पर्यटन, अगर परिभाषा पूछ ले, चिकित्सा का मतलब इलाज के लिए। जब कोई व्यक्ति इलाज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, जाता है, तो वह क्या कहलाता है, चिकित्सा पर्यटन। देखो इलाज के उद्देश्य से, ध्यान रखना भैया, चिकित्सा पर्यटन में पहला वर्ड आपको यही जोड़ना है। इलाज के उद्देश्य से एक देश से दूसरे देश की यात्रा करना, वही क्या है, चिकित्सा पर्यटन। ये तो नॉर्मल परिभाषा हो गई। ये कैसी परिभाषा है, सामान्य परिभाषा है। अरे जैसे मान लो आप लोग अपने, जैसे मान लो इटली में रह रहे हैं भैया, इटली में अपना इलाज नहीं हो रहा है, इटली में इलाज नहीं हो रहा, तो अपने कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, चिकित्सा पर्यटन। आप अमेरिका में रह रहे हो, आपका अमेरिका में मान लो अच्छा इलाज नहीं हो रहा है, महंगा इलाज हो रहा है, आप अमेरिका को छोड़ के इंडिया में आ रहे हो, यहाँ पे इलाज करा रहे हो, तो वह कैसा हो गया, चिकित्सा पर्यटन। मतलब चिकित्सा पर्यटन में क्या होगा, प्रमुख उद्देश्य जो होगा वो क्या होगा, इलाज कराना। अपना इलाज कराने के लिए जब कोई व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है तो वह चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। ये तो हो गई एक सिंपल परिभाषा। किताब के अकॉर्डिंग बात करते हैं भैया, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। क्लियर है? अब देखो भैया, चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश या वर्तमान समय में जो देश उभरकर सामने आया है वह कौन सा है भैया, भारत है। भारत क्यों है भैया, क्योंकि भारत में भैया 2005 में यूएसए से 55,000 रोगी जो है वो इलाज कराने के लिए कहां पर आए थे, भारत में आए थे। मतलब 2005 में एक अग्रणी देश के रूप में उभर कर सामने आया है कौन, भारत। कारण क्या है इसका, कारण यह है कि भैया भारत में सस्ती चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध है। भारत के अलावा अगर अन्य देशों की बात करें तो भैया सिंगापुर है, मलेशिया है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, थाईलैंड है। ये भी ऐसे देश है जो चिकित्सा पर्यटन में एक अग्रणी देश की भूमिका निभाते। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका नहीं है, इटली नहीं है, ये भी है भैया, लेकिन यहाँ पर सिस्टम क्या है, ये भारत के मुकाबले महंगे हैं। यहाँ की चिकित्सा सुविधाएं जो है वो भारत के मुकाबले काफ़ी महंगी है। भारत में चिकित्सा सुविधाएं जो है वो अमेरिका, इटली, इन देशों के मुकाबले काफ़ी सस्ती है। इसीलिए लोग जो है वो यूएसए से 55,000 रोगी 2005 में इलाज करवाने के लिए कहाँ आए थे, भारत आए थे। तो भैया आज की क्लास में अपने इतना ही। अब अपने 2-3 टॉपिक और इस चैप्टर के शेष रहेंगे जिनकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, दैट्स ऑल।